नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञा मेल। दोस्तों, प्रज्ञा मेल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम वरिष्ठ पत्रकार इकोनॉमिस्ट श्री रत्न ज्योति दत्ता से बात कराएंगे, जो पीटीआई और रॉयटर्स के संवाददाता रह चुके हैं और डाउ जोन्स और टीवी 18 कई ऐसी संस्थाओं में काम कर चुके हैं और उन्हें ऑयल सेक्टर, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन कंपनी और ऐसी कई विधाओं में लिखने का अनुभव है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं हम आज विचार मंथन में। कोविड-19 एपिडेमिक महामारी फैलने के बाद चाइना से अभी जो परिदृश्य चेंज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक पूरे वर्ल्ड का, जैसे कि लोग चाइना से उदासीन हो गए हैं, चाइना की जो सेगमेंट है उसके खिलाफ हो गए हैं। तो अब इस परिदृश्य में, इस सिनेरियो में वर्ल्ड में इंडिया क्या एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, इकोनॉमिक हब बन सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पर आप थोड़ा अपने प्रकाश डालिए, विचार डालिए। जो कोविड-19 के चलते हुए जो परिस्थिति सामने आई है वो एक कठिन समय है और उस समय के परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ। और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब सुपर पावर हो सकती है कि नहीं, इस प्रश्न का सीधा सीधा जवाब है हाँ। भारत एक वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। सब जो एलिमेंट और उस प्रोडक्शन कम पैसे में, कम लागत में करने में उनका स्पेशलाइजेशन था। इसका मतलब ये है कि उनके पास क्वालिटी नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ थी। तो हमारे यहाँ जो आप जानते हैं मेड इन इंडिया ब्रांड जो है वो क्वालिटी पे निर्भर है। तो हम पूरे विश्व को अच्छा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट। जो है कहने का मतलब है सारी सुविधाएं हैं और सरकार हमें दे सकती है कि हम अच्छी मैन्युफैक्चरिंग, अच्छे प्रोडक्शन हम लोग दे सकते हैं, ये आपका कहना है? हाँ, वहाँ ऑलरेडी जहाँ तक इस विषय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी ले चुकी है कि ऐसे जब कोई भी प्रपोजल जहाँ यूएस इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो तो उनको हाई प्रायोरिटी पे क्लियरेंस दी जाएगी। जी जी जी। ओनली थिंग, बेसिक थिंग ये है कि जो उनकी जो प्रपोजल है वो प्रपोजल वायबल, फिजिबल और एकदम रियलिस्टिक हो। ठीक ठीक ठीक। और अप्रूवल के लिए चिंता ना करें, अप्रूवल तुरंत दी जाएगी। तुरंत दी जाएगी। हाँ, जैसे अभी पीछे कुछ चैनल पे नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि हम लोग तैयार हैं इसके लिए और फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बोला है कि हम आपकी बात करा सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर बहुत सारे हैं जिनसे आप डायरेक्ट ऑनलाइन, मतलब अपना वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं आप, और वो इंटरेस्टेड हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा और चीज़ है, कई इंडस्ट्रीज जो हैं उन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि जिस तरह से यहाँ इंडिया में लेबर कोर्ट है, लेबर की बातें सुनी जाती है, लेबर की शिकायत सुनी जाती है, उस पर फ़ौरन एक्शन भी होता है। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि भाई ऑनर के लिए भी कोई ऐसा कोर्ट हो, कोई जो उनकी सुनवाई हो, जिससे जो लेबर और ऑनर के बीच में जो कोई टकराव है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तो ये किस तरह का ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, ऐसा जो हमारे जो लेबर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है देश में, वो सिस्टम फुल प्रूफ है, वो दैट इज इन प्लेस। जैसे कि बहुत सारे लेबर कोर्ट है, लेबर ट्राइब्यूनल्स हैं, और हमारे कोई भी डिस्प्यूट अगर जो भी हो, मौजूदा जो व्यवस्था है वो सॉल्व करने के सब व्यवस्था मतलब मुआवजा सफिशिएंट है सफिशिएंट है जो, वो। हाँ सफिशिएंट है जो। हाँ, उसमें सफिशिएंट है, लेकिन एक चीज है कि क्योंकि
हमारे देश बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ केसेस भी बहुत ज्यादा आते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि ठीक। डिले हो, डिले हो। उतना फर्स्ट ट्रैक पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं हो पाती है, क्योंकि नंबर नहीं हो ऑफ पाती केसेस बहुत है। सारे हैं। तो जी जी हाँ, जी। इसके लिए ये एक पहलू है, जो कैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को आप स्पीडियर तरीके से सॉल्व करें। ठीक। तो वो ये वो तो बहुत अच्छी बात वो है कि वो अगर ऐसा होता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, हाँ, कहने का मतलब ये है कि लेबर के साथ जो भी डिस्प्यूट हो, ओनर ओनर के साथ हो या लेबर मतलब लेबर या ओनर, दोनों का जो अपनी अपनी बातें हैं, उस चीजों को रिजोल्यूशन करना, सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म इन प्लेस है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोर्ट हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बॉडीज हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, जो दोनों पक्ष की बातों को सुनेगी और एक अच्छी एक्सेप्टेबल जजमेंट देगी। बट ओनली थिंग इज दिस, उसमें समय थोड़ा लग जाता है। जी ठीक ठीक। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी जो है फोर्थ जो लॉकडाउन अब स्टार्ट हो रहा है, और इस पे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज एक दे रहे हैं। पैकेज की जो रकम है, दैट इज 10 लाख करोड़, ऑलरेडी ये एप्लीकेबल है। 10 लाख करोड़ इंडस्ट्री के लिए, जो बजट 10,000 करोड़ रुपया फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी ने प्रावधान रखी है। ये प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट के बाद वो, हाँ जी, प्रधानमंत्री जी के अनाउंसमेंट के बाद जो वित्त मंत्री हैं, वो हर दिन इस पैकेज की खुलासा कर रहे हैं, ब्रेकअप दे रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जो मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, उनके लिए उन्होंने 3,10,000 रुपया दी हुई है। फिर जी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वैसे सेक्टर स्पेसिफिक वो बाकी 10,000 करोड़ की प्रावधान डिटेलिंग में दे रहे हैं। तो हम्म। ऑब्वियसली पैसे की जो मूवमेंट में 70 को 90,000 करोड़ रुपया बढ़ा दिया गया है। तो इसका बढ़ा मतलब है दिया। बिजली, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर को वाइबल बनाने के लिए, जहां वहां पैसे अटके हुए थे, उसको डेप्थ लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए 90,000 रुपया उन्होंने प्रावधान की हुई है। किया। और एक चीज बता देता हूं आपको, जो जो कहीं भी आप एक इंडस्ट्री लगाओगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके रास्ते अच्छे होने हैं। वो यूनिट से शिप बंदरगाह पास होनी है। बंदरगाह में माल प्रोडक्शन के बाद अगर वहां ली जाए, तो तुरंत लोडिंग होना चाहिए। और अगर होना कोई चीज चाहिए। आप बाहर से रॉ मटेरियल की 20 से 21 इस वित्तीय वर्ष में 1,70,000 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी प्रावधान की गई है। तो 1,70,000 करोड़ रुपया प्लस 90,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग। तो इसका मतलब है 1,70,000 प्लस 90 मतलब 2,60,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। कहते हैं पहले तो किसान लोग भी जो हमारे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं, तो किसानों के लिए भी कुछ इसमें किया गया है क्या प्रावधान? देखिए, किसान का जो मामला है, प्रावधान, एग्रीकल्चर सेक्टर तो एक अहम सेक्टर है ही है। और भारत अहम है। जो देश है, वो एक कृषि प्रधान देश है ही है। तो कृषि के ऊपर गवर्नमेंट की नजरिया हर समय होती है। और अभी जो है, जी। अभी इस परिस्थिति में भी बहुत सारे के प्रावधान, पैसे की हो या किसी भी चीजों
के लिए, कृषि के उन्नति के लिए टॉप प्रायोरिटी हमेशा रही है और अभी भी रहने की आसार है। और इसमें और एक पहलू है कि कृषि में तब प्रॉब्लम होती है जब तो बहुत ही परिस्थिति भयानक हो सकती थी। तो टचवुड अभी तक जो पूर्वानुमान है, मॉनसून अच्छी होने की आसार है और उससे चलते हुए एक रिलीफ जो है, नेचुरल रिलीफ मिली हुई है। मॉनसून 4 महीने का एक सीजन है और मॉनसून कैसे प्रोग्रेस होगी उसको देखना पड़ेगा और उसी के ऊपर निर्भर करेगी कृषि का सक्सेस और कृषकों की आर्थिक परिस्थिति की फाइनल एनालिसिस। ठीक कैसे। चलिए चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपके जो कहना है, जो आपके जो विचार हमने सुने, उससे लगता है कि आने वाले टाइम में भारत जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब, इकोनॉमिक हब बन सकता है और इसके आसार भी हैं। जिस तरह से सरकार ने पैकेज डिक्लेयर किया और जिस तरह से आपने बताया कि इन्वेस्टर्स को हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से सरकार हेल्प कर सकती है, तो इन सब बातों से यही नतीजा निकलता है कि इंडिया एक दिन वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है। तो ये चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने अमूल्य विचार हमारे सामने रखे और प्रज्ञा मिल के दर्शकों के सामने रखे और मैं आशा करता हूँ उससे सभी लाभान्वित होंगे और मैं आपका इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे विदा चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि दर्शक आपके अनुभव का लाभ उठाएं। धन्यवाद अरुण जी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हाँ। दोस्तों, और बातचीत में हमें श्री रत्नज्योति दत्ता जी ने बताया कि इंडियन इकोनॉमी जो है ग्रो अप करने वाली है। कोरोना महामारी के बाद भी हमारे जो बाजार है वो उठेगा और जैसी सरकार ने नीति निर्धारित की हैं और हमें जो पैकेज दिए हैं उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और भारत जो है वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक हब, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उतरेगा। दोस्तों, आपको ये परिचर्चा कैसी लगी, इस पे अपनी राय और सुझाव देना ना भूलें और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।